हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिफ्थ चैप्टर करेंगे। तुम्हारा फिफ्थ चैप्टर है मोटर इंश्योरेंस क्लेम्स। तो इस चैप्टर में ये सारा ऑलमोस्ट क्लेम के बारे में रहेगा। तो मोटर इंश्योरेंस क्लेम कैसे होता है वो देखेंगे। मोटर इंश्योरेंस का फ्लो कैसे है, प्रोसीजर कैसे है और कितनी तरह के लॉसेस होते हैं, और साथ सर्वेयर का जो रोल है उसके बारे में भी पता करेंगे जो जनरल इंश्योरेंस में है, और सर्वेयर लॉस मिनिमाइजेशन कैसे करता है मोटर इंश्योरेंस में। वो लास्ट में कह रहे हैं कि ये ना इंश्योरेंस में रोड सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, और जो फ्रॉड्स कैसे होता है, कैसे डैमेज को बढ़ाता है क्लेम्स के, और उसको कैसे मिटिगेट करते हैं फ्रॉड को। तो हमारे यहाँ पे अभी 5 आउटकम है। मोटर इंश्योरेंस क्लेम हो गया फर्स्ट, टाइप्स ऑफ लॉसेस, सर्वेयर एंड हिज रोल इन लॉस मिनिमाइजेशन, रोल ऑफ रोड सेफ्टी इन इंश्योरेंस, फ्रॉड इन मोटर ओडी क्लेम्स। तुम्हारा फर्स्ट आउटकम है मोटर इंश्योरेंस क्लेम्स। तो फर्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉज ऑफ लॉस, कॉज ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या है? कहते डॉक्ट्रिन मीन्स प्रिंसिपल। कहते भी जो मेन हो रहा है एक्सीडेंट जिसकी वजह से हुआ, तो वो क्या रीज़न है। ठीक है, तो वो देखते हैं। कहते द कॉज ऑफ एक्सीडेंट एंड प्रोबेबल डैमेज कॉज्ड ड्यू टू द पर्टिकुलर रीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन टेकन इनटू कंसिडरेशन इन ऑल मोटर क्लेम्स। तो मोटर क्लेम्स में पहले सबसे जो पहले चीज़ देखी जाती है वो देखा जाता है कि कॉज क्या है। जैसे हमने प्रोक्सीमेट कॉज पढ़ा, तो वैसे ही है कि हाँ जो पहला वाला कॉज है वो क्या कॉज है और कैसे डैमेज हुआ उसके कोरिलेशन में। ठीक है, तो उसके रिलेशनशिप चेक किया जाता है। अगर मानो फर्स्ट कुछ एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद क्या डैमेजेस हुए व्हीकल में, तो वो चीज़ देखी जाती है, और देखा जाता है कि कैसे ट्रांसमिशन हुआ। तो वो हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है इसी चीज़ की। कहते हैं हेड ऑफ कोलाइजन डैमेज टू द डैम्पर पुली कन्फर्म्स द डैमेज टू द क्रैंकशाफ्ट। कहते कुछ मतलब फ्रंट से कुछ चीज़ टकराई जिसमें डैमेज हुआ, कोलाइजन हुआ, मतलब सामने से टक्कर बजी। ठीक है, तो वहाँ पे ना डैम्पर पुली कन्फर्म करती है, हाँ जी, कि क्रैंक शाफ्ट में भी कोई दिक्कत हो सकती है। ठीक है, कि अगर उसमें पुली में कुछ दिक्कत होगी, ठीक है, अगर पुली टूटी है या पुली पीछे है थोड़ी बहुत ही, तो उसमें पता लग जाएगा, क्योंकि वो जो डैम्पर पुली है वो क्रैंकशाफ्ट पे ही होती है। अगर उसमें कुछ हुआ तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि क्रैंकशाफ्ट को भी डैमेज है। सिमिलरली कहते हैं जो क्लब हाउसिंग है कैन नॉट बी डैमेज्ड। कहते हैं जो क्लब हाउसिंग है वो डैमेज नहीं हो सकती जब तक अनलेस देयर इज़ अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इन इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंजन बैकवर्ड। जब जब तक इंजन बैकवर्ड नहीं जाता तब तक कहते हैं क्लब हाउसिंग भी टूट नहीं सकती। ठीक है, तो वही चीज़ बताया है। अभी सर्वेयर क्या करता है, एक सर्वेयर का थोड़ा सा यहाँ पे रोल बताया गया है। जो मोटर सर्वेयर है, ठीक है, वो कहता है जो जो वाले ये वाले पार्ट हैं, तो ऐसे पार्ट्स की जो इफेक्टेड पार्ट होते हैं, डैमेज्ड पार्ट होते हैं, उसकी लिस्ट तैयार करता है, असेंबलीज देखता है। ठीक है, भी क्या क्या डैमेज हो सकता है। इफ़ ही नोस करेक्ट कॉज ऑफ लॉस। ठीक है, अगर कहते हैं उसको पता है कि हाँ जी सही कॉज ऑफ लॉस क्या है, तभी वो अफेक्टेड पार्ट को चेक कर सकता है और आगे देख सकता है कि हाँ उसके कोरिलेशन में डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसा क्यों चेक कर रहा है ये आगे और क्लियर हो जाएगा। कहते हैं एट द टाइम एक्चुअल कॉज ऑफ एक्सीडेंट इज अ लिटिल डिफरेंट देन द रिकॉर्डेड इन द क्लेम फॉर्म द इंश्योर्ड वाइल एस्टिमेट गिव्स सम डिस्क्रिप्शन। तो जो इंश्योर्ड है वो क्लेम फॉर्म में लिख के देता है कि हाँ जी उसका ऐसे एक्सीडेंट हुआ, बट जो मेन है जो मतलब कॉज ऑफ एक्सीडेंट है वो तो गाड़ी को देख के पता लगेगा। ठीक है, ओके। जर्नली कहते हैं कुछ ऐसा होता है कि कुछ शेयरिंग फोर्स भी होती है एक्सीडेंट। जो जर्नली शेयरिंग फोर्स डू नॉट अप्लाई इन एक्सीडेंट। शेयरिंग फोर्स कहते हैं अप्लाई नहीं होती। शेयरिंग फोर्स मीन्स खुद घिस जाना, ठीक है, एक तरह से रगड़ना आपस में, कुछ ऐसा अपने आप ख़राब होना, तो ऐसे कहते हैं वो कारण नहीं होती एक्सीडेंट का। तो मोस्ट ऑफ द टाइम द बेंडिंग फोर्स होती है। अगर मानो एक्सीडेंट होगा तो ऐसे वो ऐसे नहीं कि गाड़ी रगड़ जाएगी या कुछ ऐसा अपने आप नुकसान हो जाएगा, वैसे नहीं है। जब एक्सीडेंट होगा तो बेंडिंग फोर्स होगी, सामने से गाड़ी लगी तो ये पॉसिबिलिटी मैक्सिमम ही है कि वो बेंड हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो इट कैन बी एसरटेन ओनली बाय द स्पॉट। कहते हैं वो जो बंदा स्पॉट पे है, जो बंदा गाड़ी को देख रहा है, वही इसको चेक कर सकता है सर्वे के टाइम, वेदर द पर्टिकुलर पार्ट हैज़ सफर्ड अ डायरेक्ट इम्पैक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। कि क्या उस पार्ट का, वो जो पार्ट है पर्टिकुलर, उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है या इनडायरेक्ट पड़ा है, डायरेक्ट पड़ा है या इनडायरेक्ट पड़ा है।
तो कहते हैं एक जो एनालाइसिंग है उसकी एनालिटिंग स्टडी है ऑफ क्लेम रिवील दैट कॉज ऑफ एक्सीडेंट इज़ मैकेनिकल ब्रेकडाउन, और बाद में पता चलता है कि हाँ जी वो जो ब्रेकडाउन हुआ है, डैमेज हुआ है, वो मैकेनिकल ब्रेकडाउन है, ठीक है। एंड विच कोज द व्हीकल गो आउट द कंट्रोल रिजल्टिंग, और जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन हुआ जिसकी वजह से वो शेयरिंग फोर्स हुई उसमें डेवलप, और बाद में क्या हुआ, जो वो व्हीकल था अनकंट्रोल होके जाके डैमेज हो गया, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया उसका। कहते हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, तो जो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी है कहते हैं वो डज नॉट कवर ब्रेक डाउन ऑफ द पार्ट, तो कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी ब्रेक डाउन नहीं करती, ओनली एक्सीडेंट वगैरह कवर करती है, जो पैरल उसमें कवर होते हैं तो उसी को कवर करती है। कहते हैं इंश्योर्ड फैब्रिकेट करता है, फैब्रिकेट मीन्स बनाता है, खुद से बनाता है कॉज ऑफ लॉ एक्सीडेंट, मीन्स कि वो गलत तरीके से फ्रॉड, मतलब कह सकते हैं कि वो फैब्रिकेट करता है, बनाता है कि कॉज ऑफ लॉ एक्सीडेंट भी ये है। क्यों? क्योंकि वो कुछ पार्ट्स हैं उसको कवर करवाना चाहता है, ठीक है, क्लेम में। सिमिलरली कहते हैं देर आर केसेस वेयर द शीयरिंग ऑफ फ्रंट एक्सल, कहते हैं कुछ ना जो कमर्शियल्स व्हीकल हैं, ठीक है, वहाँ उसमें ना क्लेम किया जाता है, क्लेम्ड किया जाता है, डिमांड किया जाता है फ्रंट एक्सल। क्यों? क्योंकि वो ऐसा होता है, तो वो तो मतलब मोस्टली कहते हैं भी वो स्ट्रक्चरल फेलियर होता है, ठीक है, मेटल का भी स्ट्रक्चर उसका है वो फेल हो जाता है मेटल का, तो विल बी टर्म एज ए मैकेनिकल ब्रेकडाउन, तो उसको कहते हैं ये तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन है विच इज़ नॉट कवर्ड इन द मोटर इंश्योरेंस, तो इसीलिए कहते हैं ये मोटर इंश्योरेंस में कवर नहीं है। सेकेंड पॉइंट है हमारा मोटर इंश्योरेंस क्लेम प्रोसीजर। अभी मोटर इंश्योरेंस क्लेम है ड्यू टू द यूज़ ऑफ व्हीकल इन द पब्लिक प्लेस, अगर आदमी कोई बंदा व्हीकल अपना यूज़ करता है पब्लिक प्लेस पर, तो उसको कहते हैं प्रॉपर्टी डैमेज का भी खतरा होता है और उसकी बॉडी इंजरीज का भी, और कई बार डेथ भी हो सकती है टू द थर्ड पार्टी पैसेंजर, ठीक है। और यहाँ जो बंदे उसमें ट्रैवलिंग कर रहे हैं या जो उसमें बंदे बैठे हुए हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, ठीक है, जो ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, लोडिंग में कुछ अनलोडिंग, कुछ ट्रक का मानो उसमें लोडिंग हो रही है, अनलोडिंग हो रही है, तो उनका भी कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी ऐसे अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कहते हैं इन डैमेजेस के बिसाइड्स डैमेजेस कॉज्ड व्हीकल रिजल्टिंग इन द टोटल, मतलब ये डैमेजेस कहते हैं टोटल लॉस भी हो सकता है और पार्शियल लॉस भी हो सकता है ड्यू टू द एक्सीडेंट, या तो एक्सीडेंट के द्वारा या फायर के या थेफ्ट के द्वारा। अभी ओन डैमेज का एक प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे कैसे इसका क्या प्रोसीजर होता है। ओन डैमेज जो हमारा अपनी गाड़ी का डैमेज होता है, तो ओन डैमेज में फेजेस इन द क्लेम सेटलमेंट, तो 3 फेज हैं क्लेम सेटलमेंट के, तो माइंड में रखना आप। पहला है प्रीलिमिनरी फेज, दूसरा है असेसमेंट फेज, थर्ड है सेटलमेंट फेज। तो अभी के लिए हम प्रीलिमिनरी फेज पढ़ेंगे। कहते हैं फ्रॉम द प्रोसीजरल व्यू पॉइंट क्लेम सेटलमेंट इन्वॉल्व 3 फेजेस, तो वही चीज़ है। पहला है प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी फेज, तो इस फेज में क्या होता है, जब ऑन द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, जब नोटिस दिया जाता है कंपनी को कि हाँ जी ऐसे लॉस हुआ है, द पॉलिसी रिकॉर्डर एंड चेकड एंड वेरीफाई द पॉलिसी इन द फोर्स, पॉलिसी चेक की जाती है कि पॉलिसी चल रही है या मतलब वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड है तो क्लेम रजिस्टर किया जाता है, ठीक है, क्लेम रजिस्टर किया जाता है एंड क्लेम फॉर्म इशू किया जाता है इंश्योर्ड को, और इंश्योर्ड उसको कंप्लीट करके रिटर्न करता है। कहते हैं अगर कमर्शियल व्हीकल की बात करें, तो कहते हैं वहाँ पे इंश्योरर ये प्रैक्टिस करते हैं कि जो एक सर्वे अरेंज करवाते हैं, ठीक है, इनिशियल टाइम पे जब रिसिप्ट आती है कि नोटिस दिया जाता है कि एक्सीडेंट हुआ या कुछ लॉस हुआ, तो कमर्शियल व्हीकल में सर्वे अरेंज करवाया जाता है ऑन द स्पॉट ऑफ द एक्सीडेंट, भी जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उस स्पॉट पर। टू स्टैब्लिश क्यों करवाते हैं, दिस स्टैब्लिश जेन्युइननेस ऑफ द एक्सीडेंट, वो कहते हैं जेन्युइननेस चेक करता है एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं हुआ, एंड प्रिवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द अनवारंटेड डैमेजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज एक्सेसिव अमाउंट, और जो फालतू वाली होने वाली एक्सेसिव अमाउंट है जो अलाउ नहीं होगी या कॉन्सिक्वेंसेज हो गए उसके बाद एक्सेसिव हो गए, तो उसको कम करता है क्लेम के अमाउंट। द सर्वेयर यूजली चेक द व्हीकल, तो जो सर्वेयर है यूजली व्हीकल चेक करता है, ठीक है, व्हीकल चेक करता है, ड्राइवर के डॉक्यूमेंट देखता है और लोड वगैरह देखता है कि उसमें कैसे है, कितना है, अगर कुछ होता है इसमें तो। द इंश्योर्ड इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ डिटेल्ड
एस्टीमेट। अभी जो इंश्योर्ड है उसको भी एक डिटेल्ड एस्टीमेट सबमिट करना पड़ता है। जिस रिपेयर से वो अपनी गाड़ी रिपेयर करवाना चाहता है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो गाड़ी वहाँ पे ले जाता है और वहाँ से एस्टीमेट बना के इंश्योरेंस कंपनी को देता है। कहते हैं जर्नली ये जो रिपेयरर है वो मोस्टली सारे इंश्योरर एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहाँ पे मर्जी वो बंदा चला जाए इंश्योर्ड। बट इन केस अगर उनको लगता है कि हाँ जी वो बंदा कुछ गलत है, इंश्योरेंस जो रिपेयरर है जो इंश्योर्ड जहाँ पे जा रहा है, तो वो किसी और से उसको उसके लिए मंगवा सकते हैं, मतलब एस्टीमेट मंगवा सकते हैं अलग से। क्यों? क्योंकि अगर उनको लगता है कि वहाँ पे कंपिटेंस है, मोरल हजार्ड का कुछ खतरा है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस इंटेग्रिटी ऑफ द रिपेयर ऑफ द फर्स्ट चोजन इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। जब कहते हैं जो फर्स्ट उसने चूज़ किया और वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता, ठीक है, उनको संतुष्टि नहीं होती, वहाँ पे मोरल हजार्ड का खतरा होता है, तो तब क्या करते हैं वो सेकंड रिपेयर से वो मंगवा लेते हैं। अभी हमारा आ गया फेस असेसमेंट। फेस असेसमेंट के लिए कैसे होता है, कहते हैं इंडिपेंडेंट सर्वेयर अलॉट किया जाता है, असाइन किया जाता है फॉर द सर्वे, ठीक है। बट इसमें क्या कहते हैं कि एक्सटेंट का भी होता है इसमें, टास्क ऑफ द असेसिंग द कॉज एंड एक्सटेंट ऑफ द लॉस वेयर द लॉस इज़ मोर देन 20,000। अगर कहते 20,000 से लॉस ज़्यादा है, ठीक है, तो तब इंडिपेंडेंट ऑटोमोबाइल सर्वेयर अपॉइंट किया जाता है एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 1938। कहते दे आर प्रोवाइडेड दैट कॉपी ऑफ द पॉलिसी, उनको कॉपी की पॉलिसी दी जाती है, क्लेम फॉर्म दिया जाता है, रिपेयर एस्टीमेट दिया जाता है। कहते वो इंस्पेक्ट करता है डैमेज व्हीकल को, डिस्कस करता है कॉस्ट रिपेयर के साथ रिपेयर की या रिप्लेसमेंट की, और सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट। इसमें एक और बात बताई है, कहते जब माइनर क्लेम होते हैं जो बिलो 20,000 होते हैं, तो कहते उसमें ऑटोमोबाइल इंडिपेंडेंट सर्वेयर की ज़रूरत भी नहीं हो सकती, मतलब इतना ज़रूरी नहीं है, नेसेसरली नहीं है, ठीक है, उसको अपॉइंट करना। तो जो 20,000 के नीचे वाले हैं तो वो कौन कर सकता है, कहते वो ना जो इंश्योरर है, इंश्योरेंस कंपनी के इन हाउस ऑफिशियल्स हैं, वो या तो उनके ओन ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं उस व्हीकल को, एंड वो अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर सकते हैं। तो बिलो 20,000 है, ठीक है, एज पर द इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 में इसको 64 यूबी बोला जाता है, ठीक है, इस वाले सेक्शन को अगर 20,000 से कम होता है तो उसको 64 यूबी बोला जाता है। हमारा इसमें थर्ड फेज है जो क्लेम प्रोसेसिंग वाला, सेटलमेंट फेज। सेटलमेंट फेज में क्या होता है, जो सर्वेयर ने अभी एग्जामिनेशन कर लिया, ठीक है, सर्वे कर लिया, उसके बाद वो अपनी सर्वेयर रिपोर्ट देता है सेटलमेंट के लिए, ठीक है, और अपनी रिकमेंडेशन भी देता है कि हाँ जी क्लेम बनता है या नहीं बनता, या क्या उसमें एक्स्ट्रा डिडक्टेबल की है या कुछ, जो भी उसकी रिकमेंडेशन रहेगी तो वो बताता है। कहते यूजुअल प्रैक्टिस ये होती है कि वो अपनी सारी जो रिपोर्ट बना के एक रिपेयर को दे देता है कि हाँ जी आपका इतना खर्चा है, तो इसमें यही बताया कि आपका इतना खर्चा है, इतनी ये डिडक्टिबल्स अमाउंट है, इतनी डेप्रिसिएशन है, इतनी सालवेज है, तो वो बोल के उसको वो दे देता है। और जब वो जो इंश्योर्ड है, कस्टमर है, वो एक क्लेम, वो सेटिस्फेक्शन वाउचर होता है, वो साइन करके दे देता है और गाड़ी छोड़ दी जाती है। मीन्स कि वो अपनी सारी रिपोर्ट पहले कंपनी में जमा करवाता है और साथ ही साथ वर्कशॉप को भी दे देता है, जो कैशलेस रिपेयर होता है ना, जहाँ पे कैशलेस फैसिलिटी होती है, तो उसको दे देता है। उसके बाद तो जो वर्कशॉप है तो उससे जो डिडक्टिबल है, डेप्रिसिएशन है, जो एक्स्ट्रा डिडक्टिबल अमाउंट एक्सेस होगा वो ले लेती है और गाड़ी छोड़ जाती है। कहते हैं द रिपेयर ऑल्सो इंस्ट्रक्ट टू कीप द साल्वेज असाइड। कहते हैं रिपेयर को ना इंस्ट्रक्शन दे के जाता है, जो साल्वेज है सर, कहते हैं साइड में रख दो, कि वो बाद में जो इंश्योरर है, इंश्योरेंस कंपनी है, उसका साल्वेज बायर, वो किसी बायर साल्वेज बायर को नॉमिनेटेड करती है और वो सारी साल्वेज उठा के ले जाता है। अगर इन केस जहाँ रिपेयर जो वर्कशॉप है वो या इंश्योर्ड चाहता है कि वो साल्वेज खुद रखें अपने पास, तो जो सर्वेयर है ना उसमें साल्वेज काट लेता है उसी अमाउंट में से, कि साल्वेज के पैसे पहले से ही काट लेता है, जो अमाउंट उसको पे करने वाली है ना कंपनसेशन वाली, उसमें से साल्वेज काट लेता है और साल्वेज वाला जो मटेरियल है वो दे देता है। अभी साल्वेज क्या है अगर किसी को नहीं पता,
तो साल्वेज होती है नंबर ऑफ एक्सपोजर्स। डोर टूटी, इस बुक में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं थी तो मैंने ये इंटरनेट से निकाली है पिक्चर, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और उसके थ्रू आगे देख सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा सिवियरिटी। सिवियरिटी है अमाउंट ऑफ इंकर्ड क्लेम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लेम्स। अगर कंपनी कहती है लास्ट में हमारा पॉइंट है एवरेज प्रीमियम। एवरेज प्रीमियम इज इक्वल टू प्रीमियम डिवाइड बाय नंबर ऑफ एक्सपोजर्स। और बाद सेटिस्फेक्शन नोट भर के भी दिया जाता है कि हाँ हम फुली सेटिस्फाइड बाय दिस, और बाद में गाड़ी को रिलीज़ कर दिया जाता है। कहते हैं समटाइम ऐसा होता है कि रिपेयर इज़ पेड डायरेक्टली बाय द इंश्योर्ड। रिपेयर इज़ पेड डायरेक्टली बाय द इंश्योर्ड। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ केस में ऐसा होता है जहाँ पे इंश्योर्ड चाहता है कि मैं रिपेयरर को पे करूँ, या वहाँ उसमें कैशलेस फैसिलिटी नहीं होती। उस केस में क्या होता है, वह पहले इंश्योर्ड को पेमेंट हो जाती है और बाहर को रिपेयरर को कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं बहुत इंप्रूवमेंट की है किसमें, क्लेम मैनेजमेंट में। जैसे मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनकी ना 24 आवर कस्टमर सर्विसेज है। कस्टमर सर्विसेज का क्या बेनिफिट हुआ उन्हें, तो जो कस्टमर है जिन्होंने उनकी पॉलिसी ली हुई है तो उनको ये बेनिफिट है, कहते हैं इन द इवेंट ऑफ द लॉस, जब उनका कोई लॉस आता है तो वो टेलीफोन की डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं कंपनी को और अपना क्लेम रजिस्टर करवा देते हैं, और क्लेम नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है इंश्योर्ड को इमीडिएटली। साथ ही साथ वो वेरीफाई करते हैं और क्लेम नंबर अलॉट कर देते हैं। और जो इंश्योर्ड है, ठीक है, उसको भी रहता है कि वो सारा एक्सीडेंट की लोकेशन बताए, और साथ ही साथ उसको ना ये भी हेल्प हो जाती है कि उसको टोइंग असिस्टेंट का, अगर मानो कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है और टोइंग उसको करवानी है, टोइंग मीन्स गाड़ी डैमेज हुई है और गाड़ी वहाँ से उठा के वर्कशॉप तक लेके जानी है, तो जो टोइंग वाला व्हीकल है वो भी जो कॉल सेंटर है वो भी प्रोवाइड कर देता है, और या तो वो रिपेयरर का नंबर दे देता है, ठीक है, या टोइंग सर्विस का नंबर दे देता है वो, जिससे वो उसका हेल्प हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आगे क्लेम डॉक्यूमेंट्स। क्लेम डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले है जब क्लेम नंबर इशू होकर दिया जाता है, मानो टेलीफोनिकली है ना, कस्टमर केयर के द्वारा क्लेम, वो साथ ही साथ उनको ना क्लेम फॉर्म भी दे देता है थ्रू द ईमेल, या बता देता है कि ऐसे डाउनलोड कर लो। तो ये क्लेम फॉर्म है ना, ये कहते हैं इंश्योरर टू इंश्योरर अलग है। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक से, वैसे बेसिक से सभी क्लेम फॉर्म से बेसिक से क्वेश्चंस हैं यही वाले। पहले तो पूछा जाता है इंश्योर्ड की डिटेल, जिसमें इंश्योर्ड का एड्रेस आ गया, ऑक्यूपेशन आ गया, पॉलिसी नंबर, डेट ऑफ द पेमेंट, लास्ट प्रीमियम टू आइडेंटिफाई, पॉलिसीज रिकॉर्ड्स, ये सब कुछ आ गया बेसिक इन्फॉर्मेशन इंश्योर्ड के बारे में। ठीक है, बाद में उसके व्हीकल के बारे में है, व्हीकल कौन सा मेक है, ईयर है, हॉर्स पावर कितना है, क्यूबिक कैपेसिटी कितनी है, रजिस्टर्ड लेटर्स एंड नंबर्स, तो उसका वो जो गाड़ी नंबर है वो हो गया। ठीक है, और एक और पूछा जाता है कि जो गाड़ी है वो उसी ओनर की है या वो हायर या परचेज एग्रीमेंट पे है। ठीक है, तो इट इज़ रजिस्टर्ड इन द नेम, इफ़ नॉट द फुल नेम, अगर कहते हैं वो रजिस्टर्ड उसके नाम पे नहीं है तो किसके नाम पे है, उसका नाम एंड एड्रेस आ जाएगा। कहते इट इज़ नेसेसरी टू मेक श्योर द क्लेमेंट इज़ रजिस्टर्ड ओनर। कहते जो ये पक्का करना भी ज़रूरी है, जो क्लेमेंट है, जो क्लेमेंट कौन है, जो क्लेम रजिस्टर्ड करवा रहा है वो रजिस्टर्ड ओनर ही होना चाहिए उस व्हीकल का। क्यों, क्योंकि इंडियन में मोटर पॉलिसीज़ में दूसरे बंदे को अलाउ नहीं किया जाता कि हाँ उसके नाम पे वो क्लेम ले एक तरह से। ठीक है, नो इशू एंड नेम ऑफ द, कि वो जो पॉलिसी है वो रजिस्टर्ड ओनर के नाम पे इशू होती है, ना कि दूसरे के नाम पे। तो इफ़ द आंसर द अबव क्वेश्चन इज़ इन द नेगेटिव, अगर मानो कुछ भी चीज़ गलत होती है तो वो ये उसकी स्क्रूटिनाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, और ओरिजिनल फॉर्म भी चेक किया जाता है। ठीक है, जब भी ओरिजिनल फॉर्म किसने भरा है। कहते हैं अगर क्लाइमेट हिमसेल्फ वाज द प्रपोजल, अगर जो अभी क्लेम कर रहा है सपोज उसने ही प्रपोजल फॉर्म भरा है, ठीक है, तो इवन दो ही वाज नॉट रजिस्टर्ड ओनर, चाहे वो रजिस्टर्ड ओनर नहीं है, प्रपोजल फॉर्म उसने भरा है, चाहे उसने उस गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई है जिसका वो रजिस्टर्ड ओनर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, तो कहते हैं इट विल बी ऑब्वियस, कहते हैं ये तो पक्का है, क्या पक्का है, द रेलिवेंट क्वेश्चन इन द प्रपोजल, जो कहते हैं उस प्रपोजल में क्वेश्चंस हैं तो वो भी वैसे ही होंगे। ठीक है, मतलब विल बी रॉन्गली आंसर, तो वो कहते हैं रॉन्गल वैसे होंगे, मैं गलत आंसर दिए होंगे प्रपोजल फॉर्म में भी। तो इस केस में क्या होगा, ना तो उसकी पॉलिसी वैलिड मानी जाएगी, पॉलिसी वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, अनवैलिड माना जाएगा, और जो क्लेम है वो भी मना कर दिया जाएगा।
ठीक है। कहते हैं इन्फॉर्मेशन वेदर एनी हायर परचेजर कंपनी इज़ इन्वॉल्वड बिकम्स नेसेसरी। अगर किसी केस में यानी कि हायर परचेज कंपनी इन्वॉल्व होती है तो उस केस में जो डायरेक्टर रिपेयर है उसको पेमेंट नहीं जाती, किसको पेमेंट जाएगी, जो हायर परचेज पार्टी है उसको, जिसके नाम पे गाड़ी है, ठीक है, जिसमें स्टैंडर्ड या स्पेशल एंडोर्समेंट लगी है उसको ही जाएगी। कहते इट में सो हैपन दैट रजिस्टर्ड ओनर इज़ होम नेम द पॉलिसी हैज़ बीन इशूड वाज ड्राइविंग द कार। अभी ये है कि मानो इसमें ये पॉइंट बताया है कि मानो एक बंदा है, उसके वो गाड़ी चला रहा था बट गाड़ी किसी की और की थी, बट उसके पास भी पॉलिसी है किसी और गाड़ी की, ठीक है। तो कहते वो अभी किस से मतलब उसने थर्ड पार्टी लॉस कर दिया, ओन डैमेज नहीं, थर्ड पार्टी लॉस कर दिया, ठीक है, ड्राइविंग द अदर कार। अब अदर कार कोई चला रहा था, उसने लॉस कर दिया, तो कौन सी कंपनी क्लेम मतलब क्लेम पे करेगी, उसकी खुद की कंपनी या कार के ओनर की कंपनी। तो इंडिया में क्या रहता है, मानो थर्ड पार्टी कोई बंदा है, ठीक है, मेरी गाड़ी है, ठीक है, और मैंने भाई को दे दी वो चलाने के लिए, गाड़ी मेरे नाम पे है, भाई चला रहा था और उसने किसी ने थर्ड पार्टी का नुकसान कर दिया, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज या कोई बंदे का नुकसान कर दिया, तो जो मेरी कार है ना, मेरे नाम पे है, चाहे भाई ने नुकसान किया। कहते हैं इंडियन इंश्योरेंस मार्केट में ऐसा है कि जिसके नाम पे गाड़ी है, ओनर है, वही लायबल रहेगा, ठीक है, लायबल रहेगा डैमेजेस के लिए, ओन डैमेज के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, जिसकी गाड़ी है वही लायबल है। बट कई कंट्रियों में ऐसा होता है कि ये नेसेसिटी नहीं कि क्लाइमेट जो चला रहा है वही मतलब अलग अलग हिसाब है। तो कहते हैं सेक्शन जो किसी और कंट्रियों में कैसा है, कहते हैं ड्राइविंग अदर कार क्लोज डज नॉट अप्लाई सेक्शन 1। तो सिर्फ ओन डैमेज के लिए नहीं होता, बट वो थर्ड पार्टी में मानो सेम केस अगर इंटरनेशनली बात करें कहीं किसी और कंट्री में, तो यहाँ पे कंट्री का नाम नहीं दिया, बट अगर मानो इन्होंने जैसा लिखा है कि अगर मानो किसी और कंट्री का देखें तो मेरे नाम पे गाड़ी है, मेरा भाई चला रहा था, किसी और कंट्री में ऐसा हो सकता है कि ओन डैमेज तो मैं खुद ही पे, मेरी पॉलिसी खुद ही पे करेगी, बट जो थर्ड पार्टी है तो मेरे भाई के पास कोई पॉलिसी होगी थर्ड पार्टी, उसके थ्रू उसकी पेमेंट की जाएगी, चाहे वो मेरे नाम पर गाड़ी है। समझिए आप, मैं फिर बताता हूँ, मेरे नाम पे गाड़ी है, मेरा भाई चला रहा था, मेरे भाई ने एक्सीडेंट कर दिया, एक ये वाली बात हम किसी दूसरी कंट्री की कर रहे हैं ना, जैसे इस पैराग्राफ में दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग तो जो अगर उसने थर्ड पार्टी का नुकसान कर दिया तो मेरे भाई की पॉलिसी उसको कवर करेगी, ना कि मेरी, ठीक है। तो ये वाला उसमें अप्लाई किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑथर नोट दिया है, ऑथर नोट में क्या कह रहा है, ऑथर बता रहा है कि जो इंडिया की मार्केट है वहाँ पे ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि ड्राइविंग अदर कार्स डिसलाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी इंश्योरेंस की लाइबिलिटी है वो कहते ड्राइवर पे ही, अपने ओनर पे ही रहेगी, ड्राइवर इसमें लाइबल नहीं होगा। मानो एक केस ऐसा हो जिसमें कोई अनइंश्योर्ड व्हीकल है और कोई ड्राइवर और चला रहा है गाड़ी, ठीक है, तो अगर उस गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है, चाहे ड्राइवर कोई और चला रहा है, उसको अंडर द सिविल कोड लाइबिलिटी मोटर व्हीकल एक्ट 9 सिविल लाइबिलिटी रहेगी अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 90, मीन्स के सिविल कोर्ट उसको पेमेंट करेगा एक तरह, क्योंकि उसके अंडर आ जाएगी अगर किसी की इंश्योरेंस नहीं है। और जो व्हीकल का ओनर है उस पर केस चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो अनऑथराइज है ड्राइव करने का, क्योंकि हमारे यहाँ पे रोड पे जैसे अभी कंपलसरी है इंश्योरेंस इसी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ बताया है, तो इस केस में भी ड्राइवर पे नहीं करेगा, लाइबिलिटी इंश्योर्ड पे ही रहेगी, ठीक है। तो कहते हैं चाहे थर्ड पार्टी क्लेम्स हैं, तो जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल है इंडिया में, ठीक है, द होल्ड द ओनर ऑफ द कार इन्वॉल्व्ड द एक्सीडेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल टू पे द कंपनसेशन। तो ओनर को ही बोलती है पे करने के लिए, ना कि ड्राइवर को, तो सेम चीज़ बताई जा रही है। कहते इसीलिए ना जो हमारे ड्राइवर क्लोज के बारे में ही इसीलिए वो क्लेम फॉर्म में भी पूछा जाता है कि हाँ जी ये हायर या रिवार्ड पे तो नहीं है, हायर या परचेज एग्रीमेंट पे तो नहीं है। हायर परचेज में एग्रीमेंट में ऐसा होता है कि हमने मानो किराए पे कार ले ली, गाड़ी तो किसी और की है बट हम चला रहे हैं ना, तो वो हायर परचेज पे तो नहीं है, इसलिए पूछा जाता है। कहते हैं कुछ कमर्शियल व्हीकल में ना एडिशनल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे रजिस्टर्ड लेडन वेट, तो रजिस्टर्ड वेट कितना है, उसका कितना वेट कैरी कर सकता है, या अनलेडन वेट, या सामान रख के कितना वेट है, या बिना सामान के कितना वेट है, वो हो गया है ना। और इसमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या रहती है, कहते हैं नेचर ऑफ द गुड्स पूछा जाता है कि किस तरह की वो गुड्स कैरी कर रहा है कमर्शियल व्हीकल। वॉज द व्हीकल लोडेड टू द कैपेसिटी, और वो उसी कैपेसिटी में था जितने वो दिया हुआ था कि इससे ज़्यादा था। व्हाट वॉज द वेट ऑफ द गुड्स कैरिड, जो गुड्स कैरी कर रहा था उसका कितना वेट था। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं।